हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रेशर। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमने स्टार्ट किया था अबाउट प्रेशर। वी टॉक्ड अबाउट प्रेशर इन सॉलिड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो बिफोर एग्जैक्टली स्टार्टिंग विद प्रेशर इन फ्लूइड्स वी हैव टू टॉक अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमें फ्लूइड प्रेशर को समझने में बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज फ्लूइड्स। कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स इज एनीथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो। जो फ्लो कर सकते हैं, जो बह सकते हैं, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। इसका मतलब हमारा जो टोटल मैटर है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज योर सॉलिड, वन इज योर लिक्विड एंड वन इज योर गैसेस। तो फ्लूइड्स इसमें से हमारे कौन से रहेंगे? लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें से आपके फ्लूइड्स क्या रहेंगे? केवल लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस ही वो मैटर है जो फ्लो कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है फ्लो करने की। अब जो आपके पास लिक्विड्स और गैसेस हैं, ये फ्लो क्यों कर सकते हैं और सॉलिड फ्लो क्यों नहीं कर सकता? दैट इज समथिंग वी हैव टू डिस्कस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, ये फ्लूइड्स क्यों कहलाते हैं, क्यों हम उनको कहते हैं कि ये फ्लो कर सकते हैं। अगर आप एक जनरल सैंपल लें किसी भी मैटर का, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, आई हैव टेकन अ जनरल सैंपल ऑफ एनी मैटर। तो इस मैटर में क्या होता है? एवरी मैटर वी ऑल नो दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म एनी मैटर। ठीक है, अब वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बनने वाली चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो डिपेंड करता है किसी मैटर में इन एटम्स की पैकिंग कैसे होती है। अगर किसी भी एटम में जो एटम्स की पैकिंग है या मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज है, क्लोज पैकिंग की वजह से इन एटम्स या इन मॉलिक्यूल्स में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। तो what those intermolecular forces do, they keep the atoms of a matter bind to each other. So they keep them bound to each other. इस बॉन्डिंग की वजह से आपके पास मैटर को एक रिजिड शेप मिल जाती है और हम उसके अकॉर्डिंगली मैटर को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या ये गैस है। अगर तो ये पैकिंग जो है वो बहुत क्लोज पैकिंग है, दैट मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर वट एवर यू आर कंसिडरिंग, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर वो बहुत ही पास है एक दूसरे के, तो इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, दीज फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द atomic particles. So if the atomic particles are very close to each other, the distance between them becomes very less, जिसके वजह से this force becomes very strong force. So if this force is a very strong force, then the atoms are bound to stay close together. सबके सब एटम्स को एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है और स्ट्रक्चर को, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसको एक रिजिड ज्योमेट्री मिल जाती है और हम बोलते हैं कि ये एक सॉलिड है, क्योंकि इसके जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी क्लोजली बॉन्डेड टू ईच अदर। वो बिखरे हुए नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू गो एनीवेयर दे वांट, दे हैव टू स्टे टुगेदर इन अ स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो वो आपके पास एक सॉलिड होता है। लिक्विड के केस में ये जो आपके पास एटम्स हैं, उसकी पैकिंग कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाती है। स्पेसिंग बढ़ने की वजह से क्या होता है? क्योंकि आपके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इस स्पेसिंग पर ही डिपेंड करते हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपके वीक होने शुरू हो जाते हैं इन केस ऑफ लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। तो आपके पास जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड तो रहते हैं, बट नॉट वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड, ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो भी आपके पास रिजल्टिंग मैटर है उसको एक डेफिनेट शेप नहीं मिल पाती है। देखिए, लिक्विड्स के केस में जैसे कि हम जानते हैं दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक शेप। लिक्विड्स के पास शेप क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर द शेप ऑफ एनी वेसल इन विच इट इज प्लेस्ड। आपके पास लिक्विड जिस भी वेसल में रखा जाता है वो उस वेसल की ही शेप ले लेता है। उसका कारण यही है, उसकी शेप डेफिनेट ना होने का कारण यही है कि आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके पास कोई शेप नहीं है
एंड जिसके वजह से उसके पास एक फ्लोएबिलिटी है, वो एक बहने की क्षमता रखता है, जो कि सॉलिड नहीं रखता। सॉलिड क्यों नहीं बह सकता? बिकॉज वो अपने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है बहुत स्ट्रांगली, तो वो उन्हें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। बट जो लिक्विड है ये बह सकता है बहुत इजीली, इसकी कोई शेप नहीं होती है, वो बात और है कि इसकी कोई शेप नहीं होती है, बट इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। वॉल्यूम होने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास लेट्स से एक ग्लास पानी है, सपोज आपके पास 250 ml का कोई ग्लास टम्बलर है और आपके पास 250 ml पानी है। आप इस 250 ml पानी को एक बहुत बड़ी सी बकेट जिसकी कैपेसिटी 1000 ml है उसमें पोर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि ऐसा करने से आपका ये 250 ml व्हेन इट इज पोर्ड इनटू अ बकेट तो ये सारे बकेट में फैल जाता है और इसका वॉल्यूम उतना ही हो जाता है जितना कि उस बकेट का वॉल्यूम है, ऐसा तो नहीं होता। तो वॉल्यूम जो रहेगा किसी भी लिक्विड का, वो वॉल्यूम हमेशा डिफाइंड रहता है, वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है। पर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आपके पास जो लिक्विड होता है दैट हैज द एबिलिटी टू फ्लो करने की इसके पास एबिलिटी होती है, क्योंकि इसके पास कोई शेप नहीं होती है, बहुत वीक फोर्सेस हैं, ये कहीं भी चल पड़ता है, लेकिन इसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है, इट इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम थिंग। ओके, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं गैसेस की। गैसेस के केस में आपके पास यही प्रोसेस, यही पैकिंग थोड़ी और लूज हो जाती है। और लूज हो जाती है मतलब अगर उसका गैस का अगर एक एटम या मॉलिक्यूल यहाँ है तो हो सकता है उसका दूसरा एटम या मॉलिक्यूल बहुत ही दूर हो। एक एटम मॉलिक्यूल यहाँ तो दूसरा बहुत ही दूर हो। इतनी ज्यादा स्पेसिंग की वजह से इनके बीच का जो फोर्स होता है वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक हो जाता है, इनफैक्ट होता ही नहीं है। जो आपके लिक्विड्स होते हैं उसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट नील हो जाता है, बिल्कुल रहता ही नहीं है इंटरमोलिकुलर फोर्स, बिकॉज द स्पेसिंग इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लार्ज। इतनी लार्ज स्पेसिंग होने की वजह से ये फोर्सेस बिल्कुल वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से आपके पास जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स इफ रिलीज्ड इन अ पर्टिकुलर स्पेस दे आर अलाउड टू मूव एनीवेयर दे वांट टू। आई मीन किसी भी गैस का एक गैस मॉलिक्यूल है और दूसरा जो गैस मॉलिक्यूल है that is allowed to go anywhere it wants. I mean whatever space is available to them they can disperse, they can get scattered in that particular space. तो इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी गैसेस हैं, गैसेस के पास वॉल्यूम भी नहीं होता, गैसेस के पास वॉल्यूम भी नहीं होता। सो जो आपके गैसेस और लिक्विड्स हैं उनमें वो दोनों ही फ्लोएबल हैं, दोनों ही फ्लूइड्स कहलाते हैं, पर दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पास लिक्विड का सैंपल रहेगा, जो लिक्विड मैटर रहेगा, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर जो स्पेसिंग है उसके एटम्स के बीच में वो फिर भी डिफाइंड है, डिफाइंड होने की वजह से उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। लेकिन गैसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग है वो डिफाइंड नहीं है, इनफैक्ट वो डिफाइन की जा ही नहीं सकती। वाई कांट वी डिफाइन दैट? बिकॉज जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल एंड दे आर हाईली एक्सपेंडेबल। आप गैस का एक सैंपल लीजिए, आप उसको किसी भी जगह पर रिलीज कर दें। सपोज आपके पास एक बलून है, दैट बलून इज फिल्ड विद सम एयर, और अगर आप उस बलून को डिफ्लेट कर देते हैं किसी रूम में, तो जो उसमें गैस थी जो कि पहले एक बलून के फॉर्म में अकोमोडेटेड थी, बलून के अंदर अकोमोडेटेड थी, वही गैस अब पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब उसका कोई वॉल्यूम है ही नहीं, उसको जितना भी जगह मिलता है उसको वो एक्वायर कर लेती है। सो इट जस्ट स्प्रेड्स इन द एंटायर स्पेस विच इज अवेलेबल टू इट। माने गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं है। ये लिक्विड्स और गैसेस के बीच में जो दोनों ही फ्लूइड्स हैं उन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, राइट? दैट गैसेस दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम while liquids have, जबकि दोनों ही फ्लोएबल होते हैं, क्योंकि दोनों में ही जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, लेकिन गैसेस में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास गैसेस का कोई भी डिफाइंड या डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। चलिए अब हम मैटर की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं जो हमें फ्लूइड प्रेशर समझने में बहुत हेल्प करेगी, वो है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए, डेंसिटी अभी तक हमने जब भी स्टडी करी है उसका एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है, वी हैव मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमें डेंसिटी को समझना है तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को देखना पड़ेगा, दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इसमें से हमें
मास और वॉल्यूम, इसके बारे में तो पता है कि मास और वॉल्यूम क्या होता है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि आपके पास किसी भी बॉडी में मैटर कितना है, किसी भी सब्सटेंस में, इट कुड बी योर सॉलिड, इट कुड बी योर गैस, इट कुड बी योर लिक्विड, उसमें मैटर कितना है। मैटर कितना है इसका मतलब क्या होता है कि उसमें, जैसे हम जानते हैं कि हर मैटर आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होता है, तो किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल कंटेंट कितना है या एटम का कंटेंट कितना है, एटम का अमाउंट कितना है, वो बताता है हमें कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हम किलोग्राम्स या ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। और इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मास बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू डिस्क्राइब अबाउट द अमाउंट ऑफ इनर्शिया इन अ बॉडी। अगर हम किसी भी इनर्शिया की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं या हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो वो लार्जली डिपेंड करता है इस बात पर कि उस बॉडी का मास कितना है। तो जितना ज्यादा मास होता है उसमें उतना ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और उसमें उतना ही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो अगर आपको इनर्शिया के मास पे क्या डिपेंडेंस है इसके बारे में पढ़ना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं विच आर मेड ऑन मास एंड वेट, राइट। सो राइट नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंट टॉपिक। ये हमारा मास होता है विच टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। उसके बाद आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका स्पेस ऑक्यूपेंसी कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है, कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड मैटर है या 3 डायमेंशनल, तो आप किसी को भी कह सकते हैं। अगर आपके पास एक ग्लास में कुछ पानी है, वो भी उसका भी एक वॉल्यूम है, उसका भी एक वॉल्यूम है। मतलब वॉल्यूम लिक्विड का भी हो सकता है, वॉल्यूम सॉलिड का भी हो सकता है, वॉल्यूम गैसेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, हर मैटर का वॉल्यूम हो सकता है। सो volume tells me about the space occupancy, that what is the space occupied, what is the space enclosed by any 3D structure, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मैटर है वो टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको मैं वॉल्यूम बोलती हूँ। तो ये आपकी स्पेस ऑक्यूपेंसी है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ज्यादातर मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, ऐसे कुछ यूनिट्स होते हैं आपके वॉल्यूम के, राइट। अब यहां से मास और वॉल्यूम तो हमें पता है, इन दोनों को यूज करके हम डेंसिटी को इवैल्यूएट करते हैं। देखिए यहां से हमें ये समझ में आता है कि जो आपका डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ योर मास टू वॉल्यूम। मास टू वॉल्यूम गिव्स यू डेंसिटी, दैट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस का कितना भी वॉल्यूम हो, उसके यूनिट वॉल्यूम का क्या मास है। जैसे मान लो आपके पास कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम उसके यूनिट वॉल्यूम मतलब उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना ग्राम्स ऑफ मैटर अकोमोडेटेड है वो उसकी डेंसिटी है। तो बेसिकली डेंसिटी क्या है, इट इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन मास, राइट। कि यूनिट सैंपल में या यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है ऑब्जेक्ट का, कितना मैटर कंटेंट है उसमें, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी। इसके यूनिट्स रहेंगे आपके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज द सीजीएस यूनिट एंड किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब विच इज द एसआई यूनिट, ठीक है। तो अभी हम इसको मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी डेंसिटी क्या होती है और ये किन फैक्टर्स पर फर्दर डिपेंड करती है। देखिए अब ये मैंने जो यहाँ ड्रॉ करा है, दिस इज अ सैंपल ऑफ एनी मैटर। ये कोई भी मैटर है, अब कोई भी मैटर है वो किसका बना होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना होगा। तो इसमें से अगर हमें डेंसिटी इवैल्यूएशन करनी है, पिक्टोरियली अगर हमें समझना है कि भाई डेंसिटी क्या होती है, तो हम इसका एक यूनिट सैंपल ले लेते हैं। क्योंकि ये एक मैटर सैंपल है, इसका वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, बट डेंसिटी इवैल्यूएशन में वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सैंपल ऑफ मास विच हैज अ यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे मैटर का हमें पूरे मास में इंटरेस्ट नहीं है डेंसिटी इवैल्यूएशन में लिए। हमें कौन सा मास चाहिए, हमें सिर्फ इसके यूनिट सैंपल का मास चाहिए। मान लो हम एक यूनिट ले लेते हैं, हम इसी मैटर का एक यूनिट सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से आई सिलेक्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब out of this entire structure. I select just 1 centimeter cube of space which is occupied by this. अब इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मैटर अकोमोडेट हो पाया है, मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर कितना मैटर, कितना मॉलिक्यूल, कितना एटम गया है, उसका मास कितना है, वो ही डेंसिटी है।
तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास अकोमोडेटेड है, कितना मैटर अकोमोडेटेड है, वही मेरे सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, अब ये डेंसिटी क्या होती है, क्योंकि देखिए एक्चुअली में तो सारा मैटर का जो मास है, जो टोटल ऑब्जेक्ट का वेट, जो टोटल ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, वो तो कितना भी हैवी हो सकता है। आप जितना बड़ा सैंपल लेंगे उतना ज्यादा वैल्यू आपकी मास की आ जाएगी। पर डेंसिटी वैल्यूएशन के लिए मुझे इस मास की जरूरत नहीं है, मुझे केवल यूनिट वॉल्यूम में कितना मैटर है उस मास की जरूरत है। तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वही डेंसिटी है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये जो डेंसिटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो डेंसिटी हमारी प्राइमरीली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए, हमारे पास डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल है, उस मटेरियल में वो मटेरियल या तो एटम से बना है या मॉलिक्यूल से बना है। एटम्स आपके पास इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स में 2 और मोर एटम्स आर कंबाइंड बाय मींस ऑफ केमिकल बॉन्ड, ऐसा होता है। तो अब मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का मैटर है, उसमें उसके एक एटम का कितना मास है, उसके एक एटम का कितना मास है, वो मास डिसाइड करते हैं कि उस एटम के अंदर न्यूरॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नॉट न्यूरॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, मतलब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का काउंट डिसाइड करता है कि उस एटम का अपना वेट कितना है। ठीक है, कुछ एटम्स भारी होते हैं क्योंकि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कुछ आपके पास हल्के होते हैं, उनके मासेस कम होते हैं बिकॉज दे हैव लेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन देम, राइट। तो वो आपका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिसाइडिंग द डेंसिटी ऑफ एनी मैटर, राइट। आई विल शो यू हाउ। ओके जी, ये समझने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट वॉल्यूम सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स लिए। मतलब कि 2 मटेरियल्स हैं, 2 अलग मटेरियल्स हैं, लेकिन मुझे क्योंकि डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे सिर्फ उनके यूनिट वॉल्यूम में इंटरेस्ट है, मुझे उनके पूरे वॉल्यूम में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनके यूनिट वॉल्यूम के सैंपल्स ले लिए। ये पहले मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम है, ये मटेरियल बी का यूनिट वॉल्यूम है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो मैंने दोनों के यूनिट वॉल्यूम्स ले लिए हैं, दोनों के यूनिट वॉल्यूम्स ले लिए हैं। और इस केस में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है, हम ये देख सकते हैं कि आपके पास जो मटेरियल नंबर ए है उसमें जो इंडिपेंडेंट एटम्स को मैंने सर्कल्स से शो किया है, यहाँ पर सर्कल्स थोड़े छोटे हैं और यहाँ पर सर्कल्स थोड़े बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का काउंट कम होगा। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं विच आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओवरऑल मास ऑफ द एटम, वो यहाँ कम है, जिसकी वजह से आपका जो एटम है वो छोटा है। और यहाँ पर ये ज्यादा होगा जिसकी वजह से एटम आपका ज्यादा है। लेकिन दोनों के केस में जो पैकिंग है वो लगभग सेम है। पैकिंग का मतलब है जो आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं वो मोर और लेस सेम है दोनों में। सिर्फ इसी चीज का वेरिएशन है कि आपके पास एक सैंपल में, जैसे कि सैंपल बी में जो एटम का साइज है वो बड़ा है और यहाँ एटम का साइज छोटा है। तो अब यूनिट सैंपल मतलब मैंने सेम वॉल्यूम के 2 सैंपल्स ले लिए हैं जिसका वॉल्यूम सेम है। सेम वॉल्यूम में मैटर कहाँ ज्यादा अकोमोडेटेड है, मैटर यहां ज्यादा अकोमोडेटेड है जहां पर इंडिपेंडेंट एटम्स बड़े हैं, यहां ज्यादा मैटर है। देखिए, जो 2 सेम वॉल्यूम्स के मैंने यहाँ स्क्वायर शो करे हैं, इसमें एम्प्टी स्पेसेस या वेकेंट स्पेस ज्यादा है क्योंकि इसका पर एटम छोटा हो गया। यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस कम है क्योंकि यहाँ पर एटम के साइज बड़े हो गए। मतलब सेम वॉल्यूम में मैटर कहाँ ज्यादा अकोमोडेटेड है, यहाँ तो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, यहाँ कम एम्प्टी स्पेस है। सो मैटर अकोमोडेशन इज मोर इन केस ऑफ बी। तो इसका मतलब बी इज लाइकली टू बी मोर डेंस, क्योंकि डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द मैटर और व्हाट इज द मास विच इज अकोमोडेटेड इन अ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। तो यहाँ पे ज्यादा मास अकोमोडेटेड है तो इसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी। अच्छा जी, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरे एग्जाम्पल में अगेन वी आर कंसिडरिंग द यूनिट वॉल्यूम सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। फिर से हमने कोई 2 डिफरेंट मटेरियल्स ले लिए और उसके यूनिट वॉल्यूम के ही सैंपल्स लिए। हमने यूनिट वॉल्यूम को ही स्टडी करना है कि इसमें कितना मैटर अकोमोडेट हुआ। तो अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था, इससे पहले वाले केस में वी डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट दैट हाउ द atomic mass is going to impact
द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, कि एटॉमिक मास ज्यादा होने से आपके पास किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे ज्यादा हो जाती है. दैट वाज द डिस्कशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पॉइंट, दैट इज द पैकिंग और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. कभी कभी क्या होता है कि एटॉमिक मास के साथ एक और चीज अटैच हो जाती है, विच इज द पैकिंग और द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और डेंसिटी कैलकुलेशंस में वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है. इनफैक्ट वहां आपको लगेगा कि एटॉमिक मास ज्यादा है कम है इसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा, या इससे कोई ज्यादा इफेक्ट आ नहीं रहा. जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है. इस एग्जाम्पल में क्या है कि आपके पास जो मटेरियल ए है, मटेरियल ए में एटम्स का जो स्पेसिंग है वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड स्पेसिंग है. इस तरह का स्पेसिंग है कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर 4 एटम्स अकोमोडेट हो गए. मान लो, वैसे तो बहुत सारे हो जाते हैं, इन्यूमरल हो जाते हैं, बट जस्ट टू मेक इट इजी वी आर जस्ट taking this as an example, that let's assume that in the unit volume of this particular material A, the total number of atoms that are getting accommodated is 4. Right? अभी दूसरे मैटर में क्या हो रहा है दूसरे मैटर में पैकिंग या अरेंजमेंट पहले वाले से कुछ इस तरह से डिफरेंट है कि आपके पास इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बढ़ गई है. इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बढ़ गई है, जबकि एटॉमिक मास लगभग सेम है. आप ये मान सकते हैं क्योंकि यहां पर सर्कल्स का साइज और यहां पर सर्कल्स का साइज अब सेम है. सर्कल का साइज सेम, मतलब एटम्स दोनों मटेरियल्स के सेम साइज के शो किए हुए मैंने. इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास तो लगभग सेम होगा उनका, पर एटम जो वेट है, जो मास है, वो तो हमारा सेम ही गया. लेकिन अगर आप यूनिट वॉल्यूम का सैंपल देखते हैं, आप कोई यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, उसमें आप देखते हैं कि स्पेसिंग ज्यादा होने की वजह से यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा अकोमोडेट नहीं हो पा रहा. ठीक है, वैसे तो मास होगा, इसका कुछ डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर हम यूनिट सैंपल लेते हैं तो यूनिट सैंपल में सिर्फ एक एटम अकोमोडेट हो पा रहा है, ज्यादा अकोमोडेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो आपके पास एडजेसेंट एटम्स हैं उसके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है. स्पेसिंग ज्यादा है, तो स्पेसिंग ज्यादा होना डेंसिटी को इंपैक्ट कर देगा. कैसे इंपैक्ट कर देगा कि अगर आप यहां पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज दिस इज डेंसिटी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो यूनिट वॉल्यूम में यहां पर मास कितना है, इन चारों एटम्स का मास विल कॉन्स्टिट्यूट द मास. तो इन चारों एटम्स का मास विल बी नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ दिस मैटर. और यहां पर अगर आप मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि ये भी यूनिट वॉल्यूम है आपका, इस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास अकोमोडेटेड है आपका, सिर्फ एक एटम या एक मॉलिक्यूल का. राइट, तो आपके पास सिर्फ एक एटम का मास यहाँ पे अकोमोडेटेड है, विच शोज दैट द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी इज लेस इन केस ऑफ बी. तो यहां हमें समझ आता है कि अगर आपके पास एटॉमिक मासेस लगभग सेम भी हों तो भी आपके पास डेंसिटी में वेरिएशन आ सकती है अगर आपके पास पैकिंग और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है. और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो मैटर हैं जिनकी पैकिंग भी डिफरेंट है और उनके साइजेस भी डिफरेंट है. मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ एक एक मॉलिक्यूल का बड़ा है, ठीक है ना, तो वो आपको प्रिसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चलेगा कि जहां पैकिंग ज्यादा है वहां पर एटम का साइज ज्यादा है, जहां पैकिंग क्लोज है वहां एटम छोटा है. तो ओवरऑल डेंसिटी दोनों में से किसकी ज्यादा आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी. दैट इज अ रिजल्ट विच यू विल गेट आउट ऑफ कैलकुलेशन. वैसे नहीं बताया जा सकता, बट मेरा इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का जो मेन पर्पस था वो सिर्फ ये समझाना था कि आपके पास डेंसिटी इवैल्यूएशन ब्रॉडली इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. पर यहां मैंने लिखा है इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड नॉट गैसेस. तो ये जो हमने फंडामेंटल समझा है दिस इज वैलिड जस्ट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. गैसेस के केस में डेंसिटी इवैल्यूएशन या कंपैरिजन ऑफ डेंसिटीज बिटवीन टू गैसेस वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होती है. इनफैक्ट गैसेस में आपके पास ये पॉइंट बी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है. गैसेस का थोड़ा डिफरेंट रहता है. आई विल शो यू हाउ. देखिए, डेंसिटी इन केस ऑफ गैसेस जो रहेगी वो केवल एक ही पैरामीटर पर डिपेंडेंट होगी, एक ही फैक्टर पे डिपेंड होगी, एंड द फैक्टर इज द मॉलिक्यूलर और द एटॉमिक मास. दैट्स इट. सिर्फ एक फैक्टर है, फैक्टर ए, जिसपे आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड करने वाली है. वो पैकिंग पर डिपेंड क्यों नहीं करती है? वो पैकिंग पर डिपेंड इसलिए नहीं करती है क्योंकि किसी भी गैस में पैकिंग या अरेंजमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सो वीक बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस.
which are inherent to any gas, the intermolecular forces become so weak that a gas molecule or a gas atom is allowed to go anywhere it wants to go without bothering where the other molecule is. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा, बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा, क्योंकि फोर्स बहुत वीक है और उस वीक फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है. दिस इज वाई वी से दैट गैस tends to occupy the entire space which is available to it. उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वो कितनी भी जगह में फैल सकती है. ठीक है, तो अब क्योंकि वो कहीं भी स्प्रेड हो जाएगी, सारा वॉल्यूम जितना भी अवेलेबल है वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, तो फिर इन दैट केस पैकिंग का तो कोई सेंस ही नहीं बनता इसमें. पैकिंग और एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट तो है ही नहीं इसका कोई भी. तो अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें पैकिंग का कोई स्टैंडर्ड पैकिंग या कोई स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं है, उसका डेंसिटी सिर्फ उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है. तो गैसेस में सिंपल सी बात है, इफ यू हैव टू सैंपल्स ऑफ गैसेस, अगर आपके पास गैस ए है और एक गैस बी है और आपको दोनों की डेंसिटीज कंपेयर करनी है, क्योंकि गैसेस में भी डेंसिटी कंपैरिजन होता है, तो हम किस गैस को डेंस बोलेंगे? ओनली दैट गैस विल बी डेंस विच हैज हायर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो ज्यादा डेंस है, जिसका कम है वो कम डेंस है. ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स का इवैल्यूएशन शुरू कर देंगे, बिकॉज वो इवैल्यूएशन से पहले इन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी था. ओके, टिल देन बाय, टेक केयर.